अस्सलामुअलैकुम। ये मेरा ड्राइंग रूम है और जो पिछले साल भी पूरा बर्बाद हुआ था और इस साल भी शुरू की बारिश में बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई, तो हमने फिर ये किया कि ये पूरे ब्लॉक्स लगा के इसको सीमेंट कर दिया ताकि घर के अंदर पानी आने का, टेरेस में तो आ जाता है, एहतमाल कम से कम हो जाए। ये मेरा फर्नीचर है जो बर्बादी के बाद सही कराया गया, इसको फ़िलहाल ढका गया है। ये मेरा कारपेट है जिसको सिक्योर किया गया फोल्ड करके पूरी, तो सारी तबाही थी, लेकिन बहरहाल इससे मैं तफसीली बात करूँगा। और ये मेरे वो कर्टन्स हैं जिनको चुटिया बना के इस तरह कर दिया गया क्योंकि बाहर से भी पानी का फ्लो बड़ा आ रहा था यहाँ पे। तो बाकी मैं वीडियो को भी कंटिन्यू करता हूँ आपके साथ। सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों, खैरियत से हैं? मैं कराची का रिहायशी, लिहाजा थोड़ा सा पहले डिस्कशन में कराची का करूँगा। बारिशों का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह 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 पहली वाली कैफियत नहीं थी। बारिश काफ़ी तेज़ हुई और मुसलसल रात भर चली है, हल्की तेज़। कुछ इलाक़ों में बहुत ज़्यादा हुई, कुछ इलाक़ों में कम हुई, लेकिन शुक्रिया एनडीए में, शुक्रिया इमरान ख़ान, बहुत बेहतर के हालात थे। आपको थोड़ी सी इसमें तफसील ये बताऊं, कराची में टोटल कुल मिला के छोटे बड़े जो नाले हैं सीवरेज के लिए, बरसाती पानी के लिए, वो 542 हैं और 542 नालों में से 38 बड़े नाले हैं। बड़े नालों को मैं यूँ डिफ़ाइन कर लूँ, जैसे लियारी नदी है, बहुत बड़ा नाला है और बड़े लंबे रकबे पे फैला हुआ है। मलीर नदी है, बहुत बड़ा नाला है, बरसाती नाला भी है और सीवरेज के पानी को भी वो समंदर तक पहुंचाता है या रास्ते में चौक हो जाता है, जो भी होता है। और उसके बाद गुजर नाला है, इस पर सबसे पहले एनडीए वालों ने अटैम्प्ट किया। कल मैं निकला हुआ था टूर पे, तो कुछ जगह नालों पे जाके जहाँ FWO एनडीए के तहत काम कर रही थी, मैंने वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली उसको वो कतई गैर सियासी रखना चाहते हैं और वो पहचानते भी नहीं थे, तो उन्होंने वीडियो बनाने को मना कर दिया था मुझे कि यहाँ की वीडियो ना बनाए। मैंने कोशिश की उनके अफसरान से बात करने की, तो ज़बानी बातचीत तो उन्होंने कर ली, लेकिन उसको ना तस्वीर में ना वीडियो में उन्होंने सिरे से मना कर दिया। देखिए, ये मसला जो कराची का पानी का है ना, ये सीवरेज का, ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। मुख्तलिफ़ अदवार में इसमें बड़े अच्छे तरीके से काम किया गया, कंट्रोल भी किया गया। उसकी वजह ये थी कि जब कंट्रोल होता था तो उसके बाद जो हुकूमत आती थी, कंट्रोल करके आपने इंक्रोचमेंट्स ख़त्म कर दी और नालों का जो पानी की रवानी है वो खोल दी। उसके बाद जो हुकूमत आती थी फिर वो भुट्टो आ जाता था उसके पीछे, तो उसके पीछे जब भुट्टो आता था तो फिर वो इंक्रोचमेंट हो जाती थी। क्योंकि खाली देखें, मौजूदा ज़रदारी की दौर हुकूमत में ये चाइना कटिंग इंक्रोचमेंट नहीं है, यही हाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में था। और मुझे याद है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जाम सादिक मरहूम को सिंध का वज़ीर बल्दियात लगाया था और उनका वो जो एक अल्फाज थे बड़े मशहूर हुए थे, क्योंकि जाम सादिक भी कराची में चाइना कटिंग और लैंड ग्रेबिंग और नाजायज़ तजावुज़ात के माहिर समझे जाते थे, इसमें एक्सपर्ट थे वो। तो बड़े मशहूर हैं वो अल्फाज जो भुट्टो ने जाम सादिक से कहते कि देखना, थोड़ी सी इज़्ज़त रख लेना, बाबा का मज़ार नहीं तुम बेच देना, मतलब मीन्स कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार ना तुम बेच देना। तो इस हद तक इनके DNA में ये चीज़ें शामिल हैं। ये हलाल कमा नहीं सकते, ये कोई चीज़ मैनेज करना नहीं चाहते, सलाहियत हो तो भी नहीं करना चाहते, क्योंकि इनकी जब सारी प्रॉपर्टीज़ जैसे और लोगों की है, इनकी है, क्योंकि ये आए बेसिकली ये सब डाकू हैं। इसको किसी को कोट पहना दें, किसी की टाई लगवा दें। मुराद अली शाह कोट टाई पहन के कहता है कि जी मैं इंग्लैंड का पढ़ा हूँ। इंग्लैंड के पढ़ने से खून थोड़ी तब्दील होता है, खून तो वही रहता है ना। इंग्लैंड की बेनज़ीर भी पड़ी हुई थी, आप देख लें उसने मुल्क के साथ क्या जुल्म मज़ालिम किए हैं, क्या हरकतें की हैं। उसके दौर में उसका भाई मारा गया, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके मारने में वो शरीक ना हो, क्योंकि इक़्तिदार ऐसी चीज़ है कि ये किसी को भी किसी का नहीं अपना सगा होने देती। बहरहाल बाद में कराची की कर रहा था, वो जो 542 नाले हैं इनमें तजावुज़ात बनी हुई हैं। एक तो ये कि जो जैसे गुजर नाला है, इसकी ओरिजिनल जो चौड़ाई थी वो 400 फिट थी। 400 फिट से पानी का फ़्लो और उसको रख के फिर आखिर में आप रह जाएं टोटल 6 फिट पे,
तो कितना रह जाएगा। उसकी वजह क्या हुई, नाजायज़ तजावुज़ात, वहाँ झुग्गियाँ बन गई, पूरी कच्ची आबादी बन गई, वहाँ लोगों के इवन मीटर लग गए, वहाँ पे गैस आ गई। आप इंतहा देखें कि जो एक इल्लीगल आबादी है, आम आदमी अगर बिजली का कनेक्शन लेने जाए तो उसकी चीखें निकल जाती हैं, उससे कौन कौन से कागजात नहीं माने जाते। लेकिन आम आदमी अगर कायद-ए-आज़म का मीन्स पैसों का इस्तेमाल करे तो कौन से कागज़ और कैसे कागज़ सब ख़त्म होकर रह जाता है। तो ये सिलसिला चलता रहा और फिर उसके बाद ये ट्रांसफ़र हुआ बेनज़ीर गवर्नमेंट में भी। जो जरदारी मशहूर हुआ था मिस्टर 10% के नाम से, तो वो इसी वजह से हुआ था कि उसके जब से ये सिलसिले थे और कराची की प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़े और उनको औने पौने बदमाशी से ख़रीदना, ये जरदारी का शेवा रहा है। इस सिलसिले में थोड़ी सी बात बताऊँ मैं, ये थोड़ा सा बाद का दौर है। मैं एक कंपनी में काम करता था, बहुत बड़ी कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, और उनके ओनर उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टीज़ थी। एक दिन कोई साहब आए कि जी ये आपकी 3 प्रॉपर्टीज़, जिसमें 2 क्लिफ्टन पे थी, 4-4 हज़ार गज़ के प्लॉट, एक पे उन्होंने बड़ा मशहूर वाइट हाउस था वो बनाया हुआ था, एक पे उन्होंने कोई अपने बिज़नेस हाउसेस बनाए हुए थे, और एक प्रॉपर्टी थी उनकी मेन शाहराह फैसल पर, फौजी अली काज़मी का जो ड्यूटी फ्री शॉप प्राइवेट सेक्टर में बना था उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो प्रॉपर्टी उनकी थी, और फौजी अली काज़मी जो है ये जरदारी के दोस्त हुआ करते थे। तो एक दिन एक साहब आए कि जी जरदारी साहब कह रहे हैं वो आप तीनों प्रॉपर्टीज़ मुझे चाहिए। तो हमारे जो सीईओ थे वो बड़े परेशान हुए कि क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए। तो उन्होंने फिर और लोगों से मशवरे किए, मेरे से भी किया। मेरे एक वाकिफ़ थे सक्खर के, जो खुर्शीद अली साहब के साथ काफ़ी क़राबत रखते थे, उनके डेरे पर आना जाना बैठक। तो उनसे कहलवाया कि भाई आप एक काम करो, आप 10 करोड़ रुपये ले लो, इस प्रॉपर्टी को छोड़ दो। तो उसने कहा जी साईं वो कोई रिश्वत थोड़ी मांग रहे हैं, तो तोहफ़ा मांग रहे हैं, तोहफ़ा मांग रहे हैं, तोहफे में थोड़ी कोई बारगेनिंग होती है, वो आप दे दीजिए उनको, ख़त्म करें किस्से को। तो उनको प्रॉपर्टी देनी पड़ गई थी। बताने का मकसद ये है कि देखें एनडीए में आज काम कर देगा, बहुत अच्छा कर देगा, एनडीए में 5 महीने रह लेगा, 7 महीने रह लेगा, साल रह लेगा, 2 साल रह लेगा। देखिए मुशर्रफ भी रहा था ना, मुशर्रफ ने किस तरीके से सब चीज़ें मेंटेन की थी। उसके बाद क्या हुआ, जब मुशर्रफ गया, मुशर्रफ के जाने के बाद फिर वही बदमाशी गुंडागर्दी शुरू हो गई। उस बदमाशी गुंडागर्दी के बाद फिर वही इंक्रोचमेंट बन गई, फिर वही नाले चौक हो गए और फिर वही बर्बादी हो गई। कल मैं देख रहा था कि ये मुर्तज़ा वहाब, मुराद अली शाह एंड कंपनी लिमिटेड, नासिर शाह, ये लोग बड़े इधर उधर चालाकियाँ दिखा रहे थे, फुर्तियाँ दिखा रहे थे। वो फुर्तियाँ इसलिए थी कि इनकी जनरल अफजल से मुलाकात हुई। जनरल अफजल ने उसमें कहा कि देखिए जी हम तमाम स्टेक होल्डर्स को लेके चलना चाहते हैं साथ, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। तो वो कुछ छोटे बड़े 9 नाले हैं जिनकी सफाई उन्होंने अपने ज़िम्मे ली है। और एक मैं बड़ा झूठ अभी देख रहा था कि जी रीगल पे और प्रेडी थाने की तरफ से जो नाला है वो साफ़ कर रहे हैं, वो ऑलरेडी एनडीए में कर गया था और उसके बाद वो वहाँ पहुँचे हैं और जो स्टाफ मौजूद था उनके सामने उन्होंने फ़ोटो शूट कराया, वो निकल गए। बहरहाल ये हालात हैं कराची के। सिर्फ फ़िक्र की बात यह है कि कोई ऐसा निज़ाम लाइए जिसके तहत अगर ये भुट्टो नहीं मरेगा तो कराची इसी कर्ब और अज़ाब में रहेगा। अगर आप कराची में तरक्की चाहते हैं, कराची में आप इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो आपको पीसफुल क्लीन कराची की ज़रूरत पड़ेगी, आपको लॉ अबाइडिंग कराची की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड फ्री कराची ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको टोटल पॉलिटिकली मोटिवेटेड फ्री बल्दिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे, इसका इलाज क्या हो सकता है, ये चीफ़ जस्टिस साहब बेहतर समझते हैं, आर्मी चीफ़ बेहतर समझते हैं, वज़ीर आज़म बेहतर समझते हैं कि इसके तरीक़े क्या अपनाए जा सकते हैं। क्योंकि मैं तो जज्बात में आके बहुत सारी फरमाइशें कर दूँगा, आप लोग भी मेरा साथ दे देंगे। देखिए वो फरमाइशें मेरी ख्वाहिश तो हो सकती हैं, लेकिन वो उस पर अमल करना ना करना उनका काम है। लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि इस वक्त जो इर्द गिर्द जोग्राफियाई हालात बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, इसको देखते हुए कराची की तरफ तवज्जो दें। क्योंकि कराची आपका एक तो सबसे बड़ा नेवल बेस और फ़िलहाल ओनली नेवल बेस है, थोड़ा बहुत गवादर में है, पसनी में है, लेकिन अभी वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसको तवज्जो दें और कराची को इस कर्ब से निजात दिलाएँ। मैं एक छोटी सी क्लिप अभी लगाई है, आप देखिएगा कि जो कल भी बारिश हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा बेहतर रहा
तो मैंने अपने घर को महफूज बनाने के लिए किस तरीके से घर के जो एंट्री पॉइंट्स हैं, मेरा ड्राइंग रूम है, मेरा बेडरूम है, वहाँ मैंने ईंटें चुन के एक छोटी सी टेम्प्रेरी अरेंजमेंट करके उसको ऊपर किया है और हम कूद के अंदर आते हैं, कूद के बाहर जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।